नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मल्टी नॉलेज में। साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे टाइटैनिक डूबने के 110 साल के बाद भी कायम 4 रहस्यों को। साथियों, आज से ठीक 110 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात के वक्त एक आइसबर्ग हिमखंड से टकरा गया था। उस वक्त अधिकांश यात्री नींद की आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। इंग्लैंड में साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। कहा जाता था जिस जहाज में कभी न डूबने की चर्चा थी वह भी डूब गया। हादसे में 1500 के करीब लोग मारे गए। इसे 110 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज दो भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज भी यह हादसा रहस्यमय बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञों से बात करके इन्हीं रहस्यों के जवाब तलाशने की कोशिश की गई। ये जहाज कभी डूब नहीं सकता था। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा जाता था कि यह डूब ही नहीं सकता, ईश्वर भी इसे नहीं डुबा सकते। इस भरोसे की अपनी वजह भी थी। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंटल ऑफ नेवल एंड ओशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर द पिनो अल्लाह ने बताया, इंजीनियर के लिहाज से देखें तो यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर लाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर भी जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी की पाइप ठीक से काम करते रहें, इस पर काफी सोच विचार किया गया था। प्रोफेसर अल्लाह ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत पर पहुंच गया था। जहाज में पूरी तरह से पानी भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता है। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई थी। फ्लूमिनेस फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ऑरिलो सोरास मूर्ता के मुताबिक टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील मजबूत नहीं थी। सोरास मूर्ता ने बताया, जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वे फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब स्टील आज की स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। साओ पाओलो के मैक्सिम प्रेस्बिटेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और धातु विज्ञान के इंजीनियर जॉन वेतावुक बताते हैं कि 1940 के दशक तक समुद्री जहाज की मुख्य बॉडी धातु के शीट से बनती थी। हालांकि बाद में इन जहाजों में मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा।
वेता बुक बताते हैं तब से लेकर अब तक तकनीक और सामग्री काफ़ी बदल गई है। अब धातु को पिघलाकर शीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनाने में भी कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा है और मैग्नीशियम का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। वेता बुक के मुताबिक आज के समुद्री जहाज पानी, समुद्री लहरों के उतराव चढ़ाव और समुद्री तूफान से तालमेल बिठाने में कई ज़्यादा सक्षम होते हैं। ब्लू बेड हासिल करने की होड़। बड़ी दुर्घटना के बाद उसकी वजह में हमेशा मानवीय गलतियां मिलती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इस पर जल्दी से सफ़र पूरा करने का अत्यधिक दबाव था। दरअसल यह दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ यह सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। प्रोफेसर अल्लो ने बताया, उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच होड़ थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ थी। सबसे विशाल और तेज जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए ये उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। अल्लो के मुताबिक पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज गति हासिल करने की कोशिश की थी। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाकों में हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वे अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करके लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। टाइटैनिक अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हॉलैंड और वोल्फ शिपयार्ड को 3 जहाज़ों में तैयार करने का ऑर्डर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्व स्तरीय डिज़ाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इंजीनियर स्टंप ने बताया, इन परियोजनाओं को उस दौर में खूब प्रसारित भी किया गया था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाज़ों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था। पहले 2 जहाज़ों को तैयार करने का काम शुरू हुआ था। 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का तीसरी जहाज जाइंगेटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया था। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी। उसी साल यह युद्धपोत से टकरा गया था, लेकिन मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर शुरू हुई। पहले विश्व युद्ध के समय ब्रितानी नौसेना ने इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया था। 1918 में यह एक जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया था। मरम्मत के बाद 1920 से फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले इस जहाज का इस्तेमाल 1935 तक किया गया। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। साउथमैप्टन बंदरगाह के बाहर यह एक अन्य जहाज से टकराते टकराते बच गया था। 14 अप्रैल को यह एक ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया। जाइंगेटिक का भी बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका नाम बदलकर ब्रिटानिक कर दिया गया था। ब्रिटिश नौसेना ने इसे पहले विश्व युद्ध के दौरान अस्पताल में तब्दील कर दिया था। यह जहाज नवंबर 1916 में डूब गया था। अपने समय में यह तीनों जहाज काफी विशालकाय थे, लेकिन आज की तुलना में ये बहुत छोटे कहे जाएंगे। मूर्ता कहते हैं आज के जहाजों की तुलना में वे नौका भर भी नहीं है। साथियों, टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3300 लोग ठहरने की सुविधा थी। आज की सबसे बड़े समुद्री यात्राओं का
जहाज बंडर ऑफ द सी है, जो 362 मीटर लंबा है और इस जहाज पर चालक दल के 2300 सदस्यों के साथ 7000 यात्री यात्रा कर सकते हैं। साथियों, आखिर टाइटैनिक में इतनी मौतों की वजह क्या थी? टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश शुरू हुई। समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिए इस हादसे के बाद रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया गया। प्रोफेसर अल्लो बताते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही रडार का इस्तेमाल शुरू हुआ था। इससे पहले सब कुछ देखने पर निर्भर था। एक नाविक को उस ऊंचाई पर बिठाया जाता था जहां से वह सामने आने वाली हिमखंड वगैरह को देखकर अलर्ट हो सके। यह तरीका था। जहाज की तेज गति से चलने की स्थिति में यह सुरक्षित नहीं था। टाइटैनिक हादसे की सुरक्षा में प्रावधानों पर जोर दिया गया। टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके लिए लाइफ बोट नहीं थे। प्रोफेसर अल्लो बताते हैं, यह जहाज कभी डूब नहीं सकता था। इस धारणा के चलते जहाज में आधे ही लाइफ बोट रखे गए थे। वहीं मूर्ता ने बताया, समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिहाज से यह हादसा एक अहम पड़ाव साबित हुआ। समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर स्थगित ढांचा बनाया गया। निर्माण के दौरान मापदंडों का ख्याल रखा गया। उसको लगातार बेहतर करने की योजना पर काम किया गया। आज के समय में रडार और सोनार तो काफ़ी पहले आइसबर्ग का पता लगा लेते हैं। आज समुद्री यात्राओं के दौरान समुद्र मैपिंग या समुद्री यात्राओं के चार्ट सब कई ज़्यादा आधुनिक रूप से मौजूद हैं। साथियों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कृपया करके आपके अपने चैनल मल्टी नॉलेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।